नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीटीईटी की बेहतर तैयारी के लिए एक बार फिर से हम 30 प्रश्नों के सेट को लेकर हाजिर हैं। आज के पाठ हैं समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, वैयक्तिक भिन्नता और अधिगम का मूल्यांकन। इन 3 पाठों से 30 प्रश्नों का सेट लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी मान्यता बन जाती है जो वास्तविकता से परे हो, उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है, ए में अवास्तविक धारणाएं, बी में है असामाजिक धारणाएं, सी में है रूढ़िवादी धारणाएं और डी में है यथार्थ धारणाएं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, रूढ़िवादी धारणाएं। आप इस रूढ़िवादी धारणा को याद रखेंगे। टिक भी मैंने लगा दिया सी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूढ़िवादी धारणा। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 2 से। यह मान्यता कि लड़के ही वृद्धावस्था में माँ बाप का सहारा होते हैं, किस पूर्वाग्रह का द्योतक है? हम सभी को मालूम है कि समाज में यह जो मान्यता है वो चल रहा है कि लड़के ही वृद्धावस्था में माँ बाप के सहारा होते हैं। यह एक पूर्वाग्रह है। तो हम लोगों को चुनना है कि यह किस पूर्वाग्रह का द्योतक है। पहला ऑप्शन है सामाजिक पूर्वाग्रह, बी ऑप्शन है असामाजिक पूर्वाग्रह, सी है ऑप्शन लैंगिक पूर्वाग्रह और डी है अलैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप लोगों को जानकारी के लिए, इसका सही जवाब है दूसरा का सी, अर्थात यह लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। समाज का लिंग के आधार पर भी हम समाज में पूर्वाग्रह से जुड़े हुए रहते हैं, पूर्वाग्रह से लिपटे हुए रहते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह से कि लड़के ही वृद्धावस्था में माँ बाप का सहारा होते हैं, जो गलत है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। लिंग के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने कौन सी योजना चला रखी है? ए में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बी में है लाडली योजना, सी में है बालिका पोशाक योजना और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो तीसरा का डी है। यानी तीसरा का डी का मतलब एक तरह से कहा जाए बालिका पोशाक योजना। लिंग के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने कौन सी योजना चला रखी है? तो तीसरा का डी है। यानी बालिका पोशाक योजना, लाडली योजना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी तीनों योजना जो है वो भारत सरकार और केंद्र सरकार ने चला रखी है, यानी तीनों योजना, यानी उपर्युक्त सभी होगा। तीसरा का डी सही जवाब होगा। अब हम लोग चौथा की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों ने लैंगिक भेदभाव के कारकों में जो कारक निर्धारित किए हैं उनमें सही कौन नहीं है? जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने लैंगिक भेदभाव के जो कारक बताए हैं उन कारकों में कौन से कारक सही नहीं है? तो कौन से कारक सही नहीं है? इससे पहले जो तीसरा प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त सभी था वो डी था। इसमें हम लोग याद रखेंगे कि ये इसमें हमने टिक भी लगा दिया। और तीनों योजनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, बालिका पोशाक योजना, तीनों योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। चौथा जो प्रश्न है उसके जवाब पर हम आते हैं। तो उसके जवाब में है, ए में ऑप्शन है धार्मिक कारक, बी में है आर्थिक कारक, सी में है सांस्कृतिक कारक और डी में है राजनीतिक कारक। एक बार फिर से हम लोग आएँ। मनोवैज्ञानिकों ने लैंगिक भेदभाव के कारकों में जो कारक निर्धारित किए हैं उनमें सही कौन नहीं है, यानी कौन सा कारक सही नहीं है? तो इसके जवाब में हम आएंगे तो 4 का डी है। 4 का डी यानी राजनीतिक कारक। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो भेदभाव है वो धार्मिक कारक सही है, आर्थिक कारक भी सही है, सांस्कृतिक कारक भी सही है, यानी लैंगिक भेदभाव के ये सभी कारक हैं। लेकिन राजनीतिक कारक जो है ये मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो भी कारक निर्धारित किए गए हैं वो सही नहीं है। तो इसमें हमको सही नहीं का जवाब चुनना है। तो हम लोग सीधे आ जाएंगे इसमें डी आ जाएंगे, ये सही नहीं है। अब हम 5वां सवाल की ओर चलते हैं। 5वां सवाल है, प्राचीन कालीन समाज से प्रभावित व्यक्ति लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं होते हैं। लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले किस कारक का उदाहरण है?
यानी प्राचीन कालीन जो समाज है उससे प्रभावित जो लोग हैं वो लड़कियों को पढ़ाने के पक्षधर नहीं होते हैं। तो यह जो है लैंगिक भेदभाव है। तो हम लोगों को चुनना क्या है, तो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले किस कारक का ये उदाहरण है, यानी किस कारक को ये प्रतिनिधित्व करता है। तो पांचवा में ए ऑप्शन है स्त्रियों का निम्न स्तर, बी है आर्थिक कारक, सी है सांस्कृतिक कारक और डी है मनोवैज्ञानिक कारक। तो 5 का जो है सही जवाब, 5 का हमारा सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, तो 5 का सी सही जवाब होगा, यानी सांस्कृतिक कारक जो है वो है। यानी सांस्कृतिक कारक के कारण ही, यानी सांस्कृतिक कारक के कारण ही प्राचीन कालीन समाज से जो प्रभावित लोग हैं वो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। अब आज चलेंगे छठा पर। छठा सवाल है शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, अभिरुचि, रुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। यह कथन किनका, यानी ये जो कथन है ये किनका कथन है, तो ए में है स्किनर का, बी में है जेम्स ड्रेवर का, सी में है टॉयलर का और डी में है गार्डनर का। ए में स्किनर का, बी में जेम्स ड्रेवर का, सी में टॉयलर का और डी में है गार्डनर का। तो छठा का सही जवाब जो होगा वो सी होगा। छठा का सही जवाब टॉयलर का ये कथन है, शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, अभिरुचि, रुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। इसको याद रखना है। अब चलेंगे 7वां प्रश्न पर। 7वां है वैयक्तिक भिन्नता का कौन सा कारण सही है। वैयक्तिक भिन्नता का कौन सा कारक सही है। ए में है वातावरण या परिवेश, बी में है परिपक्वता, सी में है वंशानुक्रम और डी में है सभी सही हैं। तो 7 का सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, तो डी होगा, सभी सही है। वातावरण या परिवेश भी सही है, परिपक्वता भी सही है और वंशानुक्रम भी सही है। ये सभी जो है वैयक्तिक भिन्नता के कारक हैं। अब आगे सवाल हम लोग देखेंगे कि 8वां हमारा सवाल है वैयक्तिक भिन्नता जानने वाली विधियों में किस विधि के अंतर्गत छात्रों से संबंधित क्रमबद्ध रूप से सूचनाएं अंकित की जाती हैं। तो वैयक्तिक जो भिन्नता है उसमें किस कारण से, वैयक्तिक भिन्नता जानने की विधियों में किस विधि के अंतर्गत छात्रों से संबंधित क्रमबद्ध रूप से सूचनाएं अंकित की जाती हैं। ए में है व्यक्तिगत इतिहास विधि, बी में है सामूहिक अभिलेख विधि, सी में है बुद्धि परीक्षण और डी में है उपलब्धि परीक्षण। तो 8 का सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, तो 8 का सही जवाब है हमारा बी। 8 का सही जवाब क्या है, तो बी है और बी है क्या है, तो सामूहिक अभिलेख विधि। सामूहिक अभिलेख विधि यह सही जवाब है। इसको हम लोगों को याद रखना है। चलिए अब 8 तक हम लोग आ गए। अब 9 में चलेंगे। 9 सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा का आयोजन क्यों नहीं उचित है, सबसे सटीक कारण क्या है। सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा का आयोजन संभव नहीं है या आयोजन क्यों नहीं उचित है, इसका सबसे सटीक कारण क्या है। तो ए में है बच्चों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं में अंतर होता है, बी में है बच्चों की वेशभूषा और खान पान में अंतर होता है, सी में है बच्चों के व्यावहारिक ज्ञान में विविधता होती है और डी है उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो ये जो 9वां सवाल है, 9वां का सही उत्तर क्या होगा, तो 9वां का सही उत्तर है ए। 9वां का सही उत्तर क्या है, तो ए है। इसमें हम लोग ए में टिक लगा दिए। ए हम लोगों को याद रखना है। अब ए क्या है, तो बच्चों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं में अंतर होता है, इसीलिए सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा का आयोजन उचित नहीं हो पाता है। ठीक है। अब हम लोग 10वां सवाल की ओर चलेंगे। 10वां है डैश यानी खाली स्थान का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। यानी ए में है सामाजिक विभिन्नता, बी में है राजनीतिक विभिन्नता, सी में है सांस्कृतिक विभिन्नता और डी में है वैयक्तिक विभिन्नता। यानी ए में सामाजिक, बी में राजनीतिक और सी में सांस्कृतिक और डी में है वैयक्तिक भिन्नता। तो इसका जो सही जवाब होगा
वो 10वां का डी है, 10वां का डी है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा वैयक्तिक भिन्नता। यानी कहने का मतलब है वैयक्तिक भिन्नता का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब 11वां सवाल की ओर चलेंगे। 11वां है कुछ बच्चे सामान्यतः प्रसन्न होते हैं जबकि कुछ बच्चों में उदास रहने की प्रवृत्ति होती है। यह वैयक्तिक भिन्नता के किस प्रकार को दर्शाता है? पहला ए ऑप्शन है बुद्धि के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता, बी है अभिवृत्ति के आधार पर विभिन्नता, सी है संवेग के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता और डी है व्यक्तित्व के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। तो 11वां का सही जो जवाब होगा वो सी है संवेग के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। यानी कुछ संवेग के आधार पर ही वैयक्तिक विभिन्नता के चलते कुछ बच्चे हमेशा प्रसन्न होते हैं और कुछ बच्चे जो है वो हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। तो ये संवेग के आधार पर ये अंतर हो जाता है। ठीक है, अब 12वां सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। 12वां सवाल है संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं की बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, किनका कथन है? ए में है टॉयलर का, बी में है क्रो एंड क्रो का, सी में है जेम्स ड्रेवर का और डी में है स्किनर का। तो ए में क्या हो जाएगा? टाइलर, और ये ऑप्शन है हमारा बी। तो बी में है क्रो एंड क्रो का, सी है जेम्स ड्रेवर का और डी है स्किनर का। इसका सही जवाब जो होगा 12 का ए सही जवाब होगा। यानी ये होगा टॉयलर का। यानी टॉयलर जो थे बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने ही इस सिद्धांत को दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा टॉयलर का। ये इसका 12 का ए होगा। अब 13 में यदि रुचि एवं उत्साह को नज़रअंदाज कर किसी बच्चे को अन्य कैरियर अपनाने की सलाह दी जाती है तो क्या होगा? यानी ए में क्या है ऑप्शन, इसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी सफलता पर पड़ता है। बी में है उसके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। सी में है ए सही है और डी कहता है ए और बी दोनों सही है। तो अब एक बार देख लें, यदि रुचि और उत्साह को नज़रअंदाज कर, जैसे किसी बच्चे की रुचि किसी दूसरे चीज़ की है, उत्साह उसका अलग चीज़ में, उसको नज़रअंदाज करके किसी बच्चे को अन्य कैरियर अपनाने की सलाह यदि माता पिता दे देते हैं तो फिर उसकी सफलता पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या है? तो ए में है इसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी सफलता पर पड़ता है। बी है उसके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है और सी है ए सही है और डी है ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह डी है, ए और बी दोनों सही। यानी उसका जो है सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। तो इसका ए और बी दोनों सही, उसके असफल होने की संभावना भी बढ़ जाएगी और उसके सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। अब 14वां प्रश्न, कुछ लड़कियों के मन का यह भाव कि पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर तो घर का ही काम करना है, लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले किस कारक का द्योतक है? तो ए में है स्त्रियों का निम्न स्तर, बी में है मनोवैज्ञानिक कारक, सी में है व्यक्तित्व कारक, डी में है सांस्कृतिक कारक। तो 14वां सवाल का सही उत्तर है बी, यानी मनोवैज्ञानिक कारक। ये इसका सही जवाब है, मनोवैज्ञानिक कारक। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। 15वां है यह अधिगम का मूल्यांकन पाठ से है लिया गया। अब इस चीज़ को देखते हैं कि 15वां क्या है। मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण डैश अथवा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मूल्यांकन का प्रयोग जो है बच्चे के संपूर्ण डैश अथवा किसी की समूची स्थिति की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो ए में है अधिगम, ए में है हमारा अधिगम। क्या सवाल था? तो 14वां सवाल ए में है अधिगम, नहीं 15वां था। अब बी में है व्यक्तित्व ज्ञान, सी में है ज्ञान और डी में है लेखन। तो 15वां का सही जवाब होगा इसका बी, यानी
कहने का मतलब है बच्चे के संपूर्ण इस खाली स्थान में व्यक्तित्व भरा जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तित्व, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं 16वां सवाल की ओर चलते हैं। अब 16वां सवाल क्या है? तो 16वां सवाल है मूल्यांकन शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्वलन का कार्य करता है। यह कथन ए में है बिल्कुल सही है, बी में है बिल्कुल गलत है, सी में है आंशिक सही है और डी में है कि आंशिक सही नहीं है। तो 16वां सवाल है, 16वां का सही जवाब है कि ए बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल हमारा सही है। मूल्यांकन शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का, शिक्षक के लिए पुनर्बलन का काम करता है। अगर विद्यार्थी का अच्छा प्रदर्शन है तो शिक्षक भी पुनर्बलित होते हैं और शिक्षार्थी भी होते हैं। तो ए सही है, यानी यह जो है दोनों का पुनर्बलन कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। अब हम 17वां सवाल की ओर चलेंगे। 17वां, इसका उद्देश्य बालकों की अभिवृत्ति, क्षमता तथा ज्ञान का स्तर इत्यादि का मापन करना होता है। इस वाक्य में इसका किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका किसके लिए आया है? तो 17वां है, यानी ए में है आकलन, बी में है मूल्यांकन, सी में है अधिगम और डी में है इनमें से किसी के लिए नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी आकलन के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी आकलन के लिए। अब 18वां सवाल की ओर चलते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन को 3 भागों में बांटा है, इनमें से कौन इसका भाग नहीं? यानी 18 में ए में है निर्माणात्मक मूल्यांकन, बी में है योगात्मक मूल्यांकन, सी में है निदानात्मक मूल्यांकन और डी में है प्रयोगात्मक मूल्यांकन। तो 18 का सबसे सही जवाब है डी। आपका सही जवाब हो जाएगा प्रयोगात्मक मूल्यांकन। यह जो है वो 3 भागों में जो बांटा गया है, तो 3 भाग निर्माणात्मक सही है, योगात्मक भी सही है, निदानात्मक भी सही है, प्रयोगात्मक गलत है। तो इसका जो हमको गलत चुनना है तो डी हो जाएगा। ठीक है, अब 19वां सवाल है, अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के मानदंड के विषय में कौन सही है? ये युक्ति संगत होते हैं, ए में, बी में है ये विश्वसनीय होते हैं, सी में है ये तुलनीय होते हैं और डी में है सभी सही है। यानी 19वां जो सवाल है उसका सही जवाब होगा डी, यानी सभी सही है। युक्ति संगत भी होते हैं, विश्वसनीय भी होते हैं, तुलनीय भी होते हैं। तो इसका डी हो जाएगा। अब 20वां सवाल की ओर चलते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए में है यह बाल केंद्रित होता है, ठीक, बी में है यह विद्यालय केंद्रित होता है, सी में है यह बहुआयामी होता है, डी में है सभी सही है। तो 20 का क्या हो जाएगा? डी है, इसका भी सभी सही है। अर्थात विद्यालय आधारित मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका तीनों कथन सही है। यह बाल केंद्रित भी होता है, यह विद्यालय केंद्रित भी होता है, यह बहुआयामी। तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सभी सही है। अब 21वां सवाल की ओर चलते हैं। अधिगम में मूल्यांकन की विशेषताओं में कौन सी विशेषता सही है? तो अधिगम में जो मूल्यांकन है इसकी कौन सी विशेषता सही है? तो ए में है यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, बी में है यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के आरंभ में किया जाता है, सी में यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बीच में किया जाता है और डी में है कोई सही नहीं है। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी 21 का ए हमारा सही है। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि यह जो मूल्यांकन है शिक्षा प्राप्ति के अंत में होता है, न शुरू में होता है न बीच में होता है, यह अंत में होता है। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 22वां सवाल क्या है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन से संबंधित कौन सा तथ्य सबसे अधिक उपयुक्त है? अब देखिए, ए में है ऑप्शन यह विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है, बी में है यह विद्यालय के अंदर जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है, सी में है यह विद्यालय के बाहर जीवन में सभी प्रकार की
शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। और डी में है उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी ए हमारा सही है। यह विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर यानी जीवन से संबंधित जो शिक्षा है उसको प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम लोग 23वां सवाल की ओर चलते हैं। बच्चे क्या सीखते हैं? बच्चे क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, इनका उत्तर किस प्रकार के मूल्यांकन की विशेषता के अंतर्गत छिपे होते हैं? बच्चे क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, इनका उत्तर किस प्रकार के मूल्यांकन की विशेषता के अंतर्गत छिपे होते हैं? ए ऑप्शन है अधिगम का मूल्यांकन, बी है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सी है ए और बी दोनों सही है, और डी है उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। सही इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी विद्यालय आधारित मूल्यांकन, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 24वां सवाल की ओर। विद्यालय आधारित मूल्यांकन भविष्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। यह कथन ए में है पूर्णतः सही है, बी में पूर्णतः गलत है, सी में आंशिक सही है और डी में आंशिक गलत है। तो इसका जो सही जवाब है वह है 24 का ए, यानी पूर्णतः सही है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन भविष्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, यह कथन पूर्णतः सही है। 25वां सवाल, सतत और व्यापक मूल्यांकन के दोहरे उद्देश्यों में कौन सही है? ए में है यह मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने की प्रक्रिया पर आधारित है, बी है यह बच्चों के व्यवहार के परिणामों पर आधारित है, सी है ए और बी दोनों सही है, और डी है ए और बी में कोई सही नहीं है। तो 25 का सही जवाब जो है वह क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है। यानी कहने का मतलब है सतत और व्यापक मूल्यांकन के जो दो उद्देश्य हैं उनमें दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। यानी कहने का मतलब है कि ए और बी दोनों सही हैं, यानी यह मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने की प्रक्रिया पर आधारित है। और सी कहता है, ये बी कहता है यह बच्चों के व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। तो इसका सी ऑप्शन सी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 26वां सवाल। 26वां है सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्यों में कौन सही नहीं है? यानी इसमें सही नहीं कौन सा वाक्य है, इसको चुनना है। ए ऑप्शन है यह बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायक है, बी है यह सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है, याद रखने पर नहीं, सी है यह अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित बनाता है, और डी है यह मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य अंग बनाता है। यानी 26 का जो है वह इसका सही, जो हमको गलत चूंकि चुनना है वाक्य, तो इसमें ए भी सही है, बी भी है और डी भी है, तो गलत वाक्य है सी। तो सही इसका जवाब हो जाएगा सी, यह अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित बनाता है। यह शिक्षक केंद्रित जो शब्द है यही इस वाक्य में गलत है। तो 26 का सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए 27 चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी दस्तावेज का संशोधन कब किया गया? ए में है 1990 में, बी में 1991 में, सी में 1992 में और डी है 1993 में। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी 1992 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी दस्तावेज का संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया। ठीक है, अब 28 चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में क्या सही है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में क्या सही है? ए में है यह अभिरुचियों और प्रवृत्ति वाले क्षेत्र अभिज्ञात करता है, बी है यह अभिवृत्तियों और मूल्य प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने में सहायक होता है, सी है यह विषयों, पाठ्यक्रमों और जीवन वृत्तियों के चुनाव के बारे में भविष्य के लिए फैसले करने में सहायता प्रदान करता है, और डी है उपर्युक्त सभी सही है। यानी 28 का जो है सही जवाब क्या होगा? तो डी ही होगा, उपर्युक्त सभी सही है। यानी तीनों जो वाक्य हैं वो सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में तीनों सही है।
यह अभिरुचियों और प्रवृत्तियों वाले क्षेत्र अभिज्ञात करता है, यह भी सही। यह अभिवृत्तियों और मूल्य प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने में सहायक होता है, यह भी सही है। यह विषयों, पाठ्यक्रमों और जीवन वृत्तियों के चुनाव के बारे में भविष्य के लिए फैसले करने में सहायता प्रदान करता है, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, उपर्युक्त में सभी सही है। 29वां, विज्ञान निरीक्षण से आरंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का सहारा लेता है, किनका कथन है? ए में है गुडे तथा हार्ट का, बी में है ब्लूम का, सी में है रॉस का और डी में है गार्डनर का। तो 29वां का सही जवाब हो जाएगा, यानी किसका? ए है, गुडे तथा हार्ट का। ये जवाब जो है सही। विज्ञान निरीक्षण से आरंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए निरीक्षण का ही सहारा अंत में लेता है। ठीक है, अब 30वां और अंतिम सवाल पर चलेंगे। ब्लूम के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में व्यवहार के प्रकार में कौन गलत है? इसमें गलत चुनना है। व्यवहार के जो प्रकार किए गए हैं उसमें गलत कौन है? ए में है ज्ञानात्मक पक्ष, बी में है भावात्मक पक्ष, सी में है क्रियात्मक पक्ष और डी में है प्रतीकात्मक पक्ष। तो 30 का जो है सही जवाब हो जाएगा डी, यानी प्रतीकात्मक पक्ष हो जाएगा इसका सही जवाब है। इसका आंसर भी लास्ट में मैंने सबका दे दिया है और आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आज का पाठ, जिसमें 3 पाठों को लिया गया, ये समाप्त हो रहा है और इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे और लाइक करेंगे। और इसी के साथ आज का वर्ग समाप्त हो रहा है। आप सभी को